नमस्कार दोस्तों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एलिफेंटा द्वीप पर 1500 वर्ष पुराना एक सीढ़ीदार जलाशय खोजा है, जो कि हमारे प्राचीन भारत के जल प्रबंधन की क्षमता के बारे में, हमारे प्राचीन समुद्री व्यापार नेटवर्क के बारे में और हमारे सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में कई सारी जानकारियां उजागर करती है। दरअसल मैं इसी सीढ़ीदार जलाशय की बात कर रहा हूं, जिसको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो आज हम इसी एलिफेंटा द्वीप पर इस सीढ़ीदार जलाशय के बारे में जो खोज की गई है उसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार इस जलाशय की क्या-क्या विशेषताएँ हैं। इसके अलावा एलिफेंटा द्वीप के और भी क्या-क्या विरासत संदर्भ है, क्योंकि आपको एलिफेंटा की गुफाएँ भी आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी। फिर हम आज के सेशन में ये भी बात करेंगे कि जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको कौन-कौन से हैं, भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि इस एलिफेंटा के द्वीप से कौन-कौन सी चीज़ों को खोजा गया है। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस एलिफेंटा द्वीप से सबसे पहले तो एक सीढ़ीदार जलाशय मिला है। इस जलाशय की अगर हम संरचना की बात करें तो ये टी आकार की है और इसमें 20 पत्थर की सीढ़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी और ये पत्थर यहीं आसपास की मुख्य भूमि से लाए गए थे। इस सीढ़ीदार जलाशय का जो उद्देश्य था, वो ये था कि मानसून के समय में जब बारिश होती है, तो बारिश के जो पानी होता है, उसको संग्रहित करना, जो इस बात को दर्शाता है कि प्राचीन काल में भी इस क्षेत्र में उन्नत जल इंजीनियरिंग की तकनीक उपलब्ध थी। इसके अलावा द्वीपीय क्षेत्रों में भी जल संरक्षण की अच्छी समझ की तरफ ये जो सीढ़ीदार जलाशय है, वो इशारा करता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से सिक्कों की भी खोज की गई है। यहाँ से लगभग 60 सिक्के मिले हैं, जो तांबा, सीसा और चांदी इन तीनों से हैं, मिलके बने हैं। इसके अलावा ये जो सिक्के हैं, ये मुख्यतः कलचुरी वंश के राजा कृष्णराज के बारे में बताते हैं। इस सिक्के के अग्र भाग पे आपको बैल का चित्र देखने को मिलेगा और पिछले भाग पे आपको श्री कृष्णराज और मंदिर का प्रतीक आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो सिक्के हैं, ये काफ़ी महत्व के हैं, क्योंकि सिक्कों से काल निर्धारण होता है। सिक्कों से हमें राजनीतिक नियंत्रण का संकेत मिलता है, क्योंकि अगर सिक्के पे किसी राजा का नाम लिखा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि वो सिक्के जिस क्षेत्र में मिले हैं, उस क्षेत्र में उसी राजा का शासन था। तो इसलिए सिक्के काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और एक बहुत ही ज़रूरी पुरातात्विक स्रोत के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस एलिफेंटा के द्वीप से आपको वैश्विक समुद्री व्यापार के प्रमाण भी मिलते हुए दिखे हैं। दरअसल यहाँ से 3000 से ज़्यादा एम्फोरा, जो कि आप देखें तो ये एक शराब रखने वाली जार है, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इस्तेमाल होती है। तो यही जार यहाँ एलिफेंटा द्वीप से मिली है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र के साथ भी इस द्वीप के लोगों का व्यापार था। इसके अलावा यहाँ पे टॉर्पीडो जार भी देखने को मिले हैं, जिसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये जार पश्चिम एशिया में मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। अब इस जार का हमारे यहाँ पे एलिफेंटा द्वीप के आसपास के क्षेत्रों में मिलना, ये बताता है कि पश्चिम एशिया में मेसोपोटामिया से भी हमारे संबंध थे। इस तरीके से वैश्विक समुद्री व्यापार के प्रमाण के तौर पर हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे आपको औद्योगिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के भी प्रमाण मिलते हुए दिखते हैं। यहाँ पे ईंटों की संरचना है, जो कि वस्त्र उद्योग के संकेत देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कई सारी दूसरी वस्तुएं भी मिली हैं, जैसे टेराकोटा की मूर्तियाँ हैं, कांच और पत्थर की चूड़ियाँ हैं, कार्नेलियन और क्वार्ट्ज के मनके भी देखने को मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बताती है कि इस क्षेत्र में जो शिल्प था वो काफ़ी विकसित अवस्था में था और यहाँ की अर्थव्यवस्था व्यापार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आश्रित थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ अगर हम इसके ऐतिहासिक भूगोल की बात करें, तो ये जो एलिफेंटा द्वीप है, ये एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था और यहाँ पे 3 प्रमुख बंदरगाह थे, मोर बंदर, राज बंदर और शेठ बंदर। तो इस द्वीप के ये 3 प्रमुख बंदरगाह थे, जिसके माध्यम से आप देखें तो व्यापार काफ़ी होता था, जो ये बताता है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो इस तरीके से दोस्तों एलिफेंटा द्वीप पे ये जो सीढ़ीदार जलाशय मिले हैं, जलाशय से हमें इतनी सारी बातें पता चलती है। अब अगर हम एलिफेंटा द्वीप के और भी विरासत के संदर्भ की बात करें, तो एलिफेंटा की गुफाएँ भी आपको यहीं पे मुंबई तट के आसपास, एलिफेंटा द्वीप के आसपास आपको देखने को मिलेंगी। ये जो एलिफेंटा की गुफाएँ हैं, इनका काल अगर हम बात करें तो ये 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी की गुफाएँ हैं और ये रॉक कट गुफाएँ हैं, यानी कि पहाड़ों को काट कर इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। ये जो गुफाएँ हैं, ये भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा जो एलिफेंटा की गुफाएँ हैं, यहीं से जो प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव हैं, उनकी प्रतिमा मिली है। इसके अलावा यहाँ से नटराज, अर्धनारीश्वर आदि मूर्तियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो एलिफेंटा की गुफा है, ये एक गुप्तोत्तर कालीन उत्कृष्ट शिल्प कला का उदाहरण बनता है। अब इसके सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए 1987 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा दिया गया, विश्व धरोहर स्थल का इसको दर्जा दिया गया है।
अगर हम विश्व धरोहर स्थल की बात करें, तो विश्व धरोहर स्थल ऐसे धरोहर स्थल होते हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया भर के ऐसे स्थलों के बारे में जागरूकता फैलाता है, ऐसे स्थलों को संरक्षण प्रदान करता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, या फिर आप देखें तो अब कई सारे और भी इनके महत्व हैं। तो यूनेस्को द्वारा जो प्राप्त स्थल होते हैं उनको हम विश्व धरोहर स्थल कहते हैं। ये विश्व धरोहर स्थल 3 प्रकार के होते हैं। इसमें आपको सांस्कृतिक स्थल देखने को मिलेंगे, प्राकृतिक स्थल देखने को मिलेंगे और मिश्रित स्थल देखने को मिलेंगे। हाँ, यूनेस्को के बारे में आप एक और चीज़ ध्यान में रखते हैं कि इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है, वो आपको फ्रांस के पेरिस में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जो विश्व धरोहर स्थल होते हैं उनका कई महत्व होता है। जैसे एक तो जब किसी स्थल को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिल जाता है तो उसके सांस्कृतिक संरक्षण पर काफ़ी बल दिया जाता है। न केवल सरकार के माध्यम से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मदद भी उस स्थल के संरक्षण के लिए मिलने लगती है। इसके अलावा पर्यटन और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी जो विश्व धरोहर स्थल है उनका काफ़ी महत्व है। इसको आप एक उदाहरण से समझिए। अगर हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल भी हमारे देश में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक विश्व धरोहर स्थल है। अब ताजमहल इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ पे हमारे देश में ताजमहल को देखने के लिए हज़ारों विदेशी पर्यटक हर साल हमारे देश में आते हैं और सिर्फ ताजमहल के को देखने की जो टिकटें होती है, केवल उन टिकटों से 100 करोड़ की आय हर साल भारत सरकार को ताजमहल से होती है। और ये सिर्फ मैं टिकटों की बात कर रहा हूँ। ताजमहल के आसपास आपको कई सारी दुकानें भी देखने को मिलेंगी। तो इन दुकानों से होने वाली आय को अगर आप छोड़ दें तो सिर्फ टिकटों से 100 करोड़ की आय सरकार को सालाना होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे कोई स्थल जब विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त करता है तो वो पर्यटन की दृष्टि से और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा एक विश्व धरोहर स्थल दुनिया में किसी भी देश को पहचान भी दिलाता है। अगर ताजमहल की बात करें तो ताजमहल देखने के माध्यम से जब 2 लोग इंडिया में आते हैं तो फिर इंडिया की वैश्विक पहचान और ज़्यादा बढ़ती है। तो विश्व धरोहर स्थल काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जो विश्व धरोहर स्थल होते हैं उनको उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व धरोहर दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2025 में भी जब इसको मनाया गया था तो इसका थीम क्या था? हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। क्योंकि आप देखें तो पिछले, अगर हम 2020 के बाद से बात करें तो लगातार हमें दुनिया में के किसी न किसी क्षेत्र में संघर्ष लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो रूस और यूक्रेन का संघर्ष हो, या फिर अगर हम मध्य पूर्व में बात करें तो इज़राइल और गाज़ा का संघर्ष अभी हमें देखने को मिल रहा था, इज़राइल फ़िलिस्तीन का संघर्ष देखने को मिल रहा था। फिर अभी वर्तमान में ईरान और इज़राइल का संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो इन सारे संघर्षों की वजह से जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का नुकसान हो रहा है, या फिर किसी भी देश के सांस्कृतिक विरासत को जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को से बचाने के लिए और किसी भी देश के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हम विश्व धरोहर दिवस को हर साल 18 अप्रैल को मनाते हैं। इसी महीने 18 अप्रैल को आप देखेंगे 2026 का मनाया जाएगा। लेकिन यूपीएससी कभी भी 1 या 2 महीने पहले के करंट अफेयर के बारे में सवाल नहीं पूछती है। मोस्टली आपको वो आप देखें तो 4 महीने पहले तक का सवाल पूछती है। तो हमारे लिए विश्व धरोहर दिवस 2025 ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका थीम आपको ध्यान में रखना है। इसका थीम क्या था? हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, विश्व धरोहर दिवस जो है वो, इसका डेट आपको याद में रखना है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2025 का इसका थीम क्या था। अगर हम भारत में वर्तमान में कितने विश्व विरासत स्थल हैं इसकी बात करें तो अभी वर्तमान में आपको 2026 तक 24 आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखने को मिलेंगे। उसमें से 36 आपको सांस्कृतिक देखने को मिलेंगे, 7 प्राकृतिक हैं और फिर एक जो है वो मिश्रित है। जो नवीनतम हमारे देश में विश्व विरासत स्थल है वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया, जिसको 2025 में विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला था और ये हमारे देश का 44वां विश्व धरोहर स्थल है। तो ये दोस्तों आज का हमारा सेशन था। इस सेशन में हमने ना केवल उस सीढ़ीदार जलाशय के बारे में बात की जिसको अभी हाल ही में एलिफेंटा द्वीप पे खोजा गया है, जो कि लगभग 1500 वर्ष पुराना है और हमारे देश में के प्राचीन काल में किस तरीके से समुद्री व्यापार होता था उसके बारे में जानकारी देता है, बल्कि हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में भी बात की, हमने एलिफेंटा गुफाओं के बारे में भी बात की, हमने फिर बात करी यूनेस्को के बारे में भी। तो आज का हमारा जो सेशन था ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको कई सारी चीज़ें पता चली होंगी। दोस्तों, अगर आपने आज का सेशन अगर ध्यान से सुना है तो आप इस प्रीलिम्स के एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल है, एलिफेंटा द्वीप पर हाल ही में खोजे गए प्राचीन अवशेषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
खोजा गया सीढ़ीदार जलाशय टी आकार का है और मानसूनी जल संचयन के लिए अविकल्पित था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। इसके अलावा उत्खनन में प्राप्त सिक्के मुख्यतः सातवाहन काल के हैं, जिन पर घोड़े की आकृति अंकित है। मैंने जब आपको शुरुआत में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये सातवाहन काल के नहीं बल्कि कलचुरी वंश के हैं, और कलचुरी वंश के राजा कृष्णराज के बारे में ये बताते हैं। इसके अलावा इस पर घोड़े का नहीं बल्कि किसकी आकृति है? बैल की आकृति है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो अग्रभाग है, एक से एक तरफ बैल की आकृति है, दूसरी तरफ जो राजा है उसके चित्र हैं। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। तीसरा है, एम्फोरी और टॉर्पीडो जार की प्राप्ति से भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का संकेत मिलता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और चौथा है, एलिफेंटा द्वीप ऐतिहासिक रूप से केवल एक ही प्रमुख बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 प्रमुख बंदरगाह थे, तो तीनों प्रमुख बंदरगाह मिलके इस पूरे द्वीप को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में बढ़िया तरीके से काम करते थे। तो आप देखें तो चौथा स्टेटमेंट गलत है, आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और तीसरा सही है। तो आपसे पूछा क्या गया है? सही उत्तर चुनिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और आपको इसको पढ़ने के लिए मेरे पीडीएफ को डाउनलोड अगर करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है राहुल शर्मा करंट अफेयर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे और भी एनसीईआरटीज़ के वीडियोज़ के प्लेलिस्ट मिल जाएँगे, पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत के वीडियोज़ मिल जाएँगे। तो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ाई गई हैं, वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए लाभदायक रहा, और जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।